चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने मैटर इन सराउंडिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर बेसिक बेसिक एक जल्दी से ना रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले मैटर के बारे में बातें कर ली थी, क्या होता है मैटर, काफ़ी डिटेल में बातें करी थी। जल्दी से सम करूं तो मैंने ये बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम मैटर के अंदर रख देंगे। ठीक है जी। सिंपली मैंने दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जो ये मैटर है ये किस चीज़ से बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम डिस्कशन कर रहे थे। मैंने ओवरऑल आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, 4 में से आई थिंक हमने 3 डिस्कस कर लिया था। जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला क्या डिस्कस किया था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। एक एक्टिविटी के थ्रू किया था जिसमें मैंने KMnO4 को पानी में मिक्स करके वो दिखाया था। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैंने वो नमक और चीनी का एग्जांपल देके एक्टिविटी के थ्रू बताया था। तीसरा जो हमने क्लास खत्म करी थी वो की थी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको वो खाने की एग्जांपल से भी बताया था, और उसी में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डिफ्यूजन का। ठीक है, तो आज की क्लास जो मैं ये वो था जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज की जो मैं क्लास शुरू करूंगी, जल्दी से देखो क्या हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, इसी पे मैंने क्लास ओवर कर दी थी। एक छोटा सा रिलेशन देके ओवर किया था। ठीक है, मैं जल्दी से डिफ्यूजन को फिर से एक बार समझाती हूँ। डिफ्यूजन का सिंपली मतलब होता है कोई भी दो चीज जो आपस में अपने आप मिक्स हो जाए, खुद पे खुद मिक्स हो जाए। जैसे एक्टिविटी पहले में मैंने क्या बताया था कि मैंने पानी के अंदर क्या डाल दिया, एक KMnO4 डाल दिया, एक पाउडर होता है। KMnO4 एक कंपाउंड है जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है आपको। ठीक है, पानी के अंदर डाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ स्टर नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप पूरे पानी का कलर किस में चेंज हो गया भाई, पर्पल कलर में चेंज हो गया। मैंने तो कुछ मिक्स नहीं किया, मैंने तो कोई स्टर नहीं किया, ये अपने आप वो पानी में जाके मिक्स हो गया। एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि घर में कोई भी खाना बने, अगर मैगी बने किसी रूम में, किचन में बन रही है, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मैगी बनी। कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के आए इस रूम में, तो भी दूर से आपको पता चल जाएगा हाँ भाई बहुत अच्छा सा परफ्यूम है, ड्यू स्मेल कर रहा है। ये जो स्मेल आप तक आ रही है, क्या आपने कुछ मिक्स किया, क्या आपने खुद से हवा में कुछ मिक्स करने की कोशिश करी, हमने तो कुछ नहीं करा। वो चीजें अपने आप एयर में जाके मिक्स हो गई। ये अपने आप जो चीजें हो रही है, जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ये मैंने बता दिया था। ठीक है, डिफ्यूजन क्या क्या चीज़ों पे मैंने रिलेशन कराया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का भी मोशन बढ़ेगा। पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा तो एक एनर्जी की वजह से बढ़ेगा। जल्दी से बताए वो एनर्जी कौन सी बताई थी, काइनेटिक एनर्जी बनाई थी। ठीक है, जैसे अभी मैं मूव कर रही हूँ, क्या मेरे अंदर कोई एनर्जी है, हाँ जी। क्या आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, नहीं जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है, जैसे अभी ये क्लासरूम के पंखे रुके हुए हैं, इनके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सिंपली अगर रुका हुआ है, जैसे अब मैं रुक गई, मेरे अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं मूव करने लगी तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है, सिंपली सा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी मैंने बताया था। और बताया था अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा। इसको मैंने वैसे बताया था, आप ऐसे भी सोच सकते हो। पॉपकॉर्न सबने ट्राई किया होगा। ठीक है, कभी नॉर्मल पॉपकॉर्न रख दो ऐसे ही, कुछ गैस मत जलाओ, एक बाउल निकालो उसमें पॉपकॉर्न रख दो, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। आप उठाओ, कुकर में डालो, गैस ऑन करो, क्या होना शुरू हो जाएगा, पॉपकॉर्न ऊपर आने की कोशिश करेंगे। उसका मोशन बढ़ गया, क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने हीट किया, आपने गैस ऑन किया। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, और मोशन बढ़ेगा तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और यही काइनेटिक एनर्जी जब जब पार्टिकल्स मूव करने लगे, जब पार्टिकल्स के अंदर मोशन आ गया, तो वो अपने आप जाकर चीज़ें मिक्स होने लग जाएंगी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास का है, ये कोई नया नहीं बता रही मैं। ठीक है, डिफ्यूजन क्लियर है, होप सो। कैसे पूछेगा, कभी कभी डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, अपने आप हो रहा है। डिफ्यूजन किससे रिलेट करता है, टेम्परेचर से। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और चीज़ों का डिफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई थी। अब छोटा सा एक देखो, एक छोटा सा आता है, एक एक्टिविटी कह लो, या कभी कभी एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक सवाल आता है। इधर देखो, डिफ्यूजन पे ही है, अभी हम डिफ्यूजन से भाग नहीं रहे, अभी डिफ्यूजन पे छोटी सी है। देखो मैंने क्या किया, एक ऐसा ग्लास जार लिया हुआ है, जार है, कांच का बना हुआ है, ऐसे ग्लास जार है, और दो है, ये मान लो
ये पहला वाला ग्लास जार, ये दूसरा वाला ग्लास जार, ठीक है। पहले वाले में नॉर्मली एयर है, जो जो हमारे पास है। मैंने एक ग्लास जार लिया, उसके अंदर क्या होगा, एयर है आपके रूम टेम्परेचर पे, तो इसके अंदर सिर्फ एयर है। पहले वाले के अंदर क्या है, सिर्फ एयर है। दूसरे वाले के अंदर आपको थोड़ा सा कलर अलग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसे टी लीव्स का कलर होता है, वैसा कुछ दिख रहा है। ये गैस है बच्चा लोग। कौन सी गैस है भाई, ये है ब्रोमीन गैस, ये है ब्रोमीन गैस, ठीक है। कलर क्या लग रहा है आपको इसमें, कैसा कलर दिख रहा है आपको, ये इसको बोलेंगे रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। कभी भी 9th क्लास में कोई आपसे पूछेगा कि कोई गैस है जो कि रेडिश ब्राउन है, तो आपको अपने दिमाग में ब्रोमीन का याद रखना है, ठीक है। तो दो ग्लास जार है, ऊपर एयर है, नीचे ब्रोमीन है, ठीक है। और इनके बीच एक सेपरेशन है ग्लास प्लेट की। मैंने बीच में देखो यहाँ पे एक ऐसे ग्लास प्लेट लगा रखी है चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने ग्लास प्लेट रिमूव कर दिया। थोड़ी देर में मैंने देखा कि ऊपर में कुछ चेंज देख पा रहे हो, क्या देखा, ऊपर तो पहले बिल्कुल एयर था, नॉर्मल कलरलेस है, एयर का तो कोई कलर ही नहीं है, बिल्कुल खाली मुझे दिख रहा था ग्लास जार। लेकिन जैसे ही मैंने वो सेपरेशन प्लेट रिमूव किया, मुझे ऊपर भी कुछ कलर देखने को मिल रहा है। हुआ यूं यहाँ पे हुई हमारी प्रोसेस जिसके बारे में मैं इतनी देर से बातें कर रही थी, दैट इज डिफ्यूजन। हुआ यूं भाई कि जो नीचे की जो ब्रोमीन गैस है ना बच्चा, ये धीरे 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 ऊपर जाके एयर में अपने आप मिक्स, क्या मैंने कुछ मिक्स किया, क्या चम्मच डाला, क्या उसको हिलाया, कुछ नहीं किया, मैंने बस वो प्लेट रिमूव कर दी जो सेपरेट था, अपने आप ब्रोमीन गैस ऊपर जाके मिक्स हो गई। तुम पूछोगे मैम क्या एयर नहीं मिक्स हुई, भाई ऊपर की एयर भी तो नीचे आई होगी, बिल्कुल हुई है। एयर भी अपने आप ब्रोमीन में जाके मिक्स हुई है, इंटर मिक्सिंग उसकी भी हुई है। लेकिन दिक्कत ये कि एयर का तो कलर नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन मिक्सिंग दोनों की हुई है। और यही जो अपने आप मिक्सिंग हुई है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में ये एक्टिविटी तो कभी बनाने को नहीं आएगी, पहली चीज तो बनी बनाई आ जाती है एमसीक्यू में। आपसे पूछेगा ये क्या एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन क्या है इसका, तो डिफ्यूजन है। दूसरा पूछेगा कि कौन सी गैसेस यूज हुई हैं, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस का कल नाम पूछ लेगा आपसे। तो इस टाइप के आपको कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। कभी ये थ्योरेटिकल फॉर्म में कभी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, हमेशा एमसीक्यू के फॉर्मेट में आएगा। दूसरा, डिफ्यूजन क्लियर है, यहीं तक डिफ्यूजन खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। बड़ा ही ऐसा लगता है कि हम कोई ब्राउनी खाने जा रहे हैं, चॉकलेट से इसका नाम रिलेट कर रहा है, बड़ा सिंपल सा है इसका कॉन्सेप्ट भी। देखो ये पड़ा है एक साइंटिस्ट के नेम पे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा खुश हो गए तो उन्होंने अपने नाम पे ही इसको दे दिया, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है। हुआ क्या सुनो, सिंपली से समझते हैं, पहले इसको छोड़ दो, इस पे जो बना है वो हटाओ। डे टू डे एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। रूम में अंधेरा कर दो, बिल्कुल एकदम अंधेरा कर दो, किसी छोटे से होल से लाइट आने दो, ठीक है। आपने देखा होगा, बहुत सबने देखा होगा इनफैक्ट, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस तरफ, कि जब एक छोटे से होल से कोई लाइट आ रही होती है तो आपको दिखता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ स्मोक पार्टिकल अपने आप ऐसे ऐसे घूमते हुए दिखते, नहीं दिखते आपको, ऐसा लगता है हाँ कुछ ऐसे चल रही है, हैफेजेड जिगजैग ऐसे 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 घूम रही है। ये जो पार्टिकल्स अपने आप इधर उधर हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ये जो मूवमेंट है ना उसका, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, दिखता है ना वो डस्ट और स्मोक पार्टिकल, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, जो जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसको इन्होंने कैसे देखा, ये सबने रिलेट किया होगा। तो कोई पूछेगा डस्ट पार्टिकल स्मोक पार्टिकल का कैसा मोशन है, उस मोशन का क्या नाम है, तो दैट इज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था जब इन्होंने ढूंढा होगा इसको, इन्होंने क्या किया, एक बीकर में इन्होंने पानी ले लिया और पानी के अंदर इन्होंने डाल दिया, जो यहाँ दिख रहा है आपको, एक बीकर ले लिया, इसके अंदर इन्होंने डाल दिया भाई पानी, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने डाल दिया पॉलन ग्रेन्स। क्या होता है ये पॉलन ग्रेन्स बेटा, क्या होता है बेटा पॉलन ग्रेन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी फ्लावर का, ठीक है। छोटी क्लास में तो पढ़े हैं, पॉलन ग्रेन्स है, फीमेल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, फ्लावर में होता है, ये सब चीज़ें 10th में और डिटेलिंग में पढ़ोगे, ठीक है। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी फ्लावर का, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, माइक्रोस्कोप ऐसा दिखे और माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छा सा दिखता है, बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल सा होता है। इन्होंने उसको पानी में डाल दिया, उस पॉलन ग्रेन को लिया, ऐसे एकदम हल्का लाइट वेट होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है वो पॉलन ग्रेन, उनको लिया उन्होंने अच्छे से उठाया और उस पानी में डाल दिया। जैसे ही पानी में डाला तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये देखो पॉलन ग्रेन का मोशन,
इधर उधर इधर उधर इधर उधर वो घूमने लगा जिगजैग जिगजैग से। तो इसी पे उन्होंने पहली बार ये देखा और अपने नाम पे ही रख दिया, ये जो मोशन हो रहा है, जो जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, इसी का नाम उन्होंने रख दिया, ये ब्राउनियन मोशन है। ठीक है। अच्छा एक लास्ट, अभी तक डिफ्यूजन देख लिया, थोड़ा बहुत ब्राउनियन मोशन देख लिया। अच्छा ब्राउनियन मोशन से क्वेश्चन एमसीयू में मिल सकता है, कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगी। कभी ये नहीं आएगा कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन या पॉलन ग्रेन क्या है या रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। बस इतना बताओ कि डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन मैटर के, या ऐसे बोलूं कि मैटर के पार्टिकल्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस है। डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस है? बहुत बढ़िया, ये तीसरे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पे मूव है, बेस्ड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, वो हमेशा मूव कर रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर बेस्ड ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। तो उसमें तीनों चारों होगा, आपको टिक करना है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, कभी इसकी थ्योरी पे आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ तक नोट डाउन करा दिया था क्या मैंने बेटा? ठीक है, जल्दी से लिखेंगे ब्राउनियन मोशन। अच्छा आप लोग नए हो, थोड़ा सा पेज छोड़ देना आप लोग, ठीक है, 2-3 पेज छोड़ देना, सीधे हेडिंग डालेंगे ब्राउनियन मोशन। मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देती हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। द zigzag movement of particles suspended in liquid और गैस। ठीक है, जल्दी से ये डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चले आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, अभी तक ब्राउनियन डिफ्यूजन खत्म, अब इसके बारे में बात नहीं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दी से कॉपी का पेज देखो और देखो क्या था लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से कॉपी का पेज टर्न करो और देखो कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या लिखवाया था। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। लेकिन समझना कैसे, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मेरे पास 3 चीजें हैं, ठीक है। पहला, सोच रहा ही नहीं, आपको देख के लग रहा है ये चौक है। दूसरा मेरे पास आइस क्यूब है, ठीक है। और तीसरा मेरे पास एक आयरन नेल है, कील है, ठीक है, एक आयरन नेल है। अब मेरे पास मान लो एक हैमर है, मैंने सबसे पहले हैमर उठाया, क्या कोई ज़रूरत है हैमर की? मुझे इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। चौक तो ऐसा है कि मैं सिंपली ऐसे करूँगी तो चौक टूट जाएगा बिल्कुल, ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इसके लिए मुझे हाँ लिटिल बिट मुझे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी बहुत आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। तीसरा, मैं इस पे आ गई, हैमर उठाया और मैंने कोशिश करी इसको तोड़ने की, ठीक है। मैं कितनी भी जोर लगा लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तो नहीं तोड़ पाऊंगी। हाँ इसका शेप वगैरह सब चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ठीक है ये सारे मैटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सारे सॉलिड है, सारे मैटर है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। सारे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, वही पार्टिकल जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हुआ यूं कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस सबके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। चौक के केस में क्या था, चौक एक मेरा मैटर है, इस पार्टिकल से मिलकर बना होगा। इसके जो पार्टिकल्स है ना बेटा, वो एक दूसरे को इतने स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रख पा रहे हैं, मतलब उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है। ऐसा आप समझ सकते हो कि भाई हो सकता है ना आपकी दोस्ती किसी से उतनी अच्छी ना हो, तो कोई भी कुछ बोलेगा तो बहुत इजीली दोस्ती ब्रेक हो सकती है, ठीक है। गैप से भी आप ऐसा नहीं समझ सकते, आप सिर्फ इतना समझेंगे कि गैप का तो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे जब स्टेट्स ऑफ मैटर कराएंगे। अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि जो पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं है कि अगर मैं थोड़ा सा भी जोर दूंगी तो वो पार्टिकल्स अपने आप टूट जा रहे हैं। तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं है, अट्रैक्ट करके तो रख रहा है। ऐसे मानो आपने बिस्किट्स देखा होगा, भाई उसके पार्टिकल्स अपने आप को होल्ड करके रख रहे हैं, तभी तो उसका इतना अच्छा शेप है, वरना ऐसा तो वो दिखेगा ही नहीं, आपको टूटा हुआ सा दिखेगा बिल्कुल। यानी पार्टिकल्स अपने आप को अट्रैक्ट करके रखते हैं, लेकिन इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, बहुत आसानी से टूट गया। इसके जो पार्टिकल्स हैं आइस के, इसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ठीक ठाक है, मॉडरेट है। उसने अपने आप को इतना होल्ड करके रखा है कि नहीं भाई इतनी जल्दी नहीं टूटूंगा जब तक मुझे थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए। लेकिन इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही मजबूत जोड़ है,
किसी भी कीमत पे वो टूटने को तैयार नहीं है कि नहीं भाई मेरे बीच जो इसके जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं इतनी आसानी से नहीं टूटूंगा, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी मैटर बना हुआ है पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, इनके पास कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, यही चीज़ें मैंने जो बताई हैं ये सिंपली आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे आपको पूछेगा, ऐसा थ्योरेटिकल फॉर्म में तो आपसे नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको समझना है चीज़ों को कि पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। स्पेसेस की बात, काइनेटिक एनर्जी की बात हम तब करेंगे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। अभी हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल सम करूं तो सिर्फ इतना पता चलेगा कि मैटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, अपने आप को एक जगह होल्ड करके रख रहे हैं। किसी के बीच वो अट्रैक्शन कम है, किसी के बीच अट्रैक्शन ठीक ठाक है, और किसी के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब किसके अंदर बहुत कम है, किसके अंदर बहुत ठीक ठाक है, या किसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सारा क्लियर होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने बताई है बस इसको यहाँ लिखना है आपको। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐसे लिखोगे, ये तो बिल्कुल पैराग्राफ में लिखा है, आप चाहो तो पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कैसा लिखा है कि we will find that it is very easy to break the piece of a chalk. क्यों भाई? because उसके बीच जो force of attraction है, because the force of attraction between the particles of chalk is quite weak, बहुत weak है। force of attraction between the particles of ice is a bit stronger, उसके बीच है थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मुझे हैमर से मारने के लिए, लेकिन the force of attraction between the particles of iron nail is very very stronger। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में पॉइंट बना के लिखे। एक चीज़ याद रखना, 8th और 9th में यही थोड़ा डिफरेंस है कि 8th में अगर आप पैराग्राफ में भी चीज़ें लिखते हो ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 9th में आ गए क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड देने वाले हो गए, तो हर चीज़ की कोशिश करिए पॉइंट बना के लिखिए। कभी भी पैराग्राफ को अवॉइड करना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैराग्राफ लिखेंगे, जितना ज़्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे, उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने की चांसेस होती हैं। हमेशा पॉइंट वाइज बुलेट्स लगाकर या 1 2 3 लिखकर ABCD लिखकर चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर ही पढ़ना है इसके बाद हमें। चलो ठीक है, फाइनली जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा डिस्कस हो गया। ठीक है, वेरी स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर। अब आ जाओ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट पे भी लगेगा, लेकिन ये भी एक छोटा सा इसी से एक्टिविटी एक लिंक्ड है, एक्टिविटी कह लो या एक सवाल आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने ये डायग्राम लगाया। देखो समझना, आपने कभी फील किया होगा, एक बकेट ले लो, उसमें पानी भर लो, उसके अंदर आप बहुत ईजिली अपने हैंड्स मूव कर सकते हो, बड़ा ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं। इनफैक्ट अभी मैं एयर में, देखो मैं एयर में अपने हाथ कितनी ईजिली मूव कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं फील हो रही। लेकिन अगर मेरा मन करे कि क्या मैं इस बोर्ड के अंदर अपना हाथ ईजिली मूव कर सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे हाथ को चोट लग जाएगी। या मान लो मैं बहुत सारा वुड लेकर आऊँ, नहीं ना था वो जो कराटे वाले ऐसे तोड़ते हैं, बहुत सारा ऐसे लकड़ी का फट्टा लेकर आ जाऊँ, और मैं कोशिश करूँ कि जैसे मैं एयर में अपना हाथ इतना ईजिली मूव कर पा रही हूँ या वाटर में इतना हाथ ईजिली मूव कर पा रही हूँ, वो मैं वुड के अंदर भी क्या मैं ईजिली मूव कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। होता क्या है, अभी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आइडिया नहीं दिया हुआ है। जैसे ही हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको फिर यही एक्टिविटी पे ले आऊंगी और फिर आप आंसर खुद ही दे पाओगे। एक सवाल है आपके एनसीईआरटी में कि हम एयर में या वाटर में बहुत ईजिली अपना हाथ मूव कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे किसी प्लैंक ऑफ वुड पे हाथ मूव करना है तो मुझे कोई कराटे एक्सपर्ट चाहिए होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। क्यों? इसका आंसर जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे वहां आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो इसको मैं भी यहीं रोक के रहती हूँ, फिर मैं रिलेट आपसे खुद ही पूछूंगी और आप खुद ही जवाब दोगे। ठीक है, आ जाओ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। देखो छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है, कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लेकिन वहां पे इसको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा होगा, यहाँ मैं इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगी, कंपेयर करूंगी तीनों को, पहले सॉलिड को, फिर लिक्विड को, फिर गैसेस को। इस फॉर्म में हम स्टडी करेंगे इसको। इसको थ्योरी की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस दिमाग में रखना है। कैसे क्या सवाल आएगा कभी इस पे? कभी इस पे आपको ऐसा सवाल नहीं आएगा कि सॉलिड के बारे में बताओ या लिक्विड के बारे में बताओ, बस इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सवाल वैसा आएगा जो मैंने अभी आपसे पूछा था, जो मैंने अभी रोक के रखा है कि हम एयर में हाथ मूव कर रहे हैं, लिक्विड में हाथ मूव कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो इसकी बेसिस पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ जल्दी जल्दी करते हैं, सॉलिड्स की बात करते हैं। ये एक सॉलिड है,
ठीक है। शेप की बात करूं, इसकी शेप यहाँ रखा है तो भी फिक्स है, यहाँ रखा है तो भी फिक्स है, मैं जमीन पे रख दूं तो भी इसकी शेप कैसी है, फिक्स्ड है, कोई चेंज होने को देखने को नहीं मिल रहा। तो शेप की बात करूं, फिक्स है, ठीक है। या एक कुछ अच्छा सा वर्ड यूज करूं तो हम बोलते हैं इसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है, इसकी डेफिनेट शेप है। वॉल्यूम की बात करूं, वो भी फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, हमेशा हाई होती है, सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा हाई होती है, तो इसकी डेंसिटी कैसे लिख दूं, हाई लिख दूं। अच्छा, टाइप की बातें करते हैं, कुछ नए नए चीजें आपको नीचे, ये सब तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, साइज, वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी। टाइप की बातें करते हैं। सॉलिड किस टाइप में आएगा, सॉलिड आएगा हार्ड एंड रिजिड टाइप में, ठीक है। इसको इतनी आसानी से तोड़ना, इतनी आसानी से ब्रेक करना इजी नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड किस टाइप के अंदर आएगा, मैं इसके अंदर लिख सकती हूँ कैसा टाइप है, इसको मैं लिख सकती हूँ रिजिड है, हार्ड है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की बातें करते हैं, क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूँ इतनी इजीली से, नहीं कर सकती। तो कंप्रेसिबिलिटी कैसी है इसकी, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल की स्पेलिंग NEGLIBI, एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, नेग्लिजिबल है। स्पेसेस की बातें करते हैं, ये आने वाले ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एक डायग्राम से, ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये एक सॉलिड है, ठीक है, और इसके अंदर मैं बना देती हूँ इसके पार्टिकल्स, ठीक है, इसके अंदर मैं बना देती हूँ ये पार्टिकल्स, ठीक है। तुम देख पा रहे हो कि मैम आपने जितने भी पार्टिकल्स बनाए हैं, खुद देख के क्या लग रहा है कि मैम आप जितने भी बना रहे हो इनके बीच तो आपने कोई गैप ही नहीं रखा है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है, कोई जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि स्पेस कैसा है इसमें, बहुत ही मिनिमम है ही नहीं, नेग्लिजिबल स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस में लिख देती हूँ नो, कोई स्पेस ही नहीं है, इस पर मिनिमम लिख देती हूँ, उस पर बहुत कम है, स्पेस है ही नहीं इसमें। अच्छा, अगर पार्टिकल्स इतने पास रखे हुए हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उनके बीच अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। भाई मान लो कोई दोस्त बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ रह रहे हैं, तो उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी होगी भाई। सेम वैसा ही जब पार्टिकल्स इतने पास पास हैं, इतने टाइटली पैक्ड हैं, उनके बीच स्पेस ही नहीं है, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। लास्ट जो इसमें नहीं लिखा है वो भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ पॉइंट बना के, एक पॉइंट और लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ये आप लोग बताएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी आप लोग बताएंगे मुझे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी इसके अंदर, बहुत बढ़िया, मिनिमम, जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, पार्टिकल्स जगह ही नहीं है, तो क्या मूव कर सकता है। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल क्या करता है, वो अपने जगह पे ही सिर्फ वाइब्रेट करता है, ऐसे, ऐसा नहीं कि मूव नहीं करता, कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि हवा की तरह यहाँ भी चल रहा है वहाँ भी चल रहा है, ऐसा नहीं है उनके पास, क्योंकि जगह ही नहीं है बेचारों के पास, वो बेचारे अपनी जगह पे ही रुक के बस वाइब्रेट कर रहे हैं, बस वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सॉलिड के अंदर भी मूवमेंट है, मोशन है, लेकिन बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम है, बस अपनी जगह पे फिक्स एक्सिस पे बस हिल रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पे भी क्या लिख दूं, मिनिमम। ये एक मैंने डिफरेंस करा दिया बड़ा ही जल्दी वे में, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगी क्योंकि मैंने सॉलिड अभी खत्म नहीं किया, इसके 3 क्वेश्चन से पहले वो करते हैं, आ जाओ। अभी मैं नोट डाउन करवाऊंगी, थोड़ा सा होल्ड पे रखो इसको। कुछ सवाल हैं जो कि सिर्फ सॉलिड्स पे हैं, बार बार स्कूल में मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है रबर बैंड, ठीक है, वो जो हम अपने बालों में लगाते हैं, ठीक है, जिससे हम नोट को भी बांधते हैं, ठीक है, वो रबर बैंड पतला सा जो देखा होगा। कह रहा है रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सॉलिड की शेप तो भाई फिक्स है, मैम आप बता रहे हो कि इसकी शेप तो फिक्स है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रबर बैंड को जब मैं स्ट्रेच करती हूँ तो उसकी शेप तो चेंज हो जा रही है, तो क्या उसको सॉलिड के अंदर रखना चाहिए, रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैम आप जब स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन जैसे ही आप वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर रहे हो वो फिर से अपनी वही शेप ले रहा है। वो क्या हमेशा वैसे स्ट्रेच रह रहा है क्या, अगर आप फोर्स ना लगाओ तो क्या रबर बैंड आपको ऐसा स्ट्रेच दिखेगा, नहीं दिखेगा, उसकी जो ओरिजिनल शेप है वही दिखेगा उसको।
लेकिन जब जैसे ही आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उसका शेप थोड़ी देर के लिए तो चेंज होगा जब तक वो फोर्स अप्लाई है, लेकिन जैसे ही आपने वो फोर्स छोड़ा, वो फिर से अपना शेप रिगेन कर लेगा। तो इसके आंसर में सिर्फ आपको लिखना है यस सॉलिड है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो शेप चेंज करेगा, अपना फिर से ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होगा। नेक्स्ट, चीनी या नमक ले लो, हर घर में अलग तरीका होता है स्टोर करने का। कुछ लोग उसको ऐसे ग्लास वाले जार में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसको नॉर्मली अलग अलग कंटेनर्स में रखते हैं। तो दिमाग में आता है कि मैम इनका शेप फिक्स्ड है क्या, जिसमें भी रखते हैं हमें वैसा ही दिखने लगता है। अगर मान लो मेरे पास एक ग्लास का जार है, मैंने उसमें रखा है, मेरे पास एक बड़ा सा पतीला है, उसके अंदर मैंने चीनी और नमक रखा है, तो मुझे वैसा शेप दिखने लगेगा। ऐसा ही होता है ना इनके साथ, तो हर बार ऐसे ही लगता है कि मैम इनका शेप तो फिर कोई फिक्स ही नहीं है, कभी ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप का दिख रहा है, जार में रखा तो जार का शेप में दिख रहा है। तो आपकी बात तो गलत हो गई, शेप तो चेंज हो रहा है चीनी और शुगर का, सॉरी सॉल्ट का। लेकिन अब इस तरीके से सोचो, कभी ग्लास में कभी एक ग्लास जार में रखे चीनी का क्रिस्टल निकाल लो, या कभी किसी पतीले में रखे चीनी का क्रिस्टल निकाल लो, क्रिस्टल तो बेटा ऐसा ही होगा, वो इतना ही छोटा होगा। जो चीनी का तुम वो छोटा सा टाइनी सा क्रिस्टल निकालोगे, वो तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा ना बच्चा, चाहे तुम ग्लास वाले में से निकालो चाहे तुम पतीले वाले में से निकालो। उस एक सिंगल क्रिस्टल का शेप नहीं चेंज हो रहा। हाँ, आप उसको रखने का जो चीज है वो चेंज कर रहे हो। तो क्या ये सॉलिड है? बिल्कुल सॉलिड है। इस एक क्रिस्टल का शेप चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है हमेशा, चाहे किसी के अंदर भी रख दो, तो ये भी सॉलिड है। नेक्स्ट, वी कैन कंप्रेस अ स्पंज, इज इट अ सॉलिड? वो बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है, ऊपर येलो होता है, नीचे ग्रीन होता है, सबने देखा होगा घरों में, ठीक है, बड़ी आसानी से हम इसको कंप्रेस करते हैं, क्या वो सॉलिड है? बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से अगर नहीं भी सोचेंगे ना, तो उसके अंदर एक और बहुत खास चीज़ है मैम, हमने देखा है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत होल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं। देखो उसके अंदर पानी डाल के देखो ना, वो कैसे अब्जॉर्व कर लेता है, तभी तो बर्तन क्लीन होते हैं उनसे। एक्चुअली होता क्या है, ये स्पंज जो होते हैं इनके पास बहुत ही टाइनी माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत ही टाइनी माइन्यूट इनके पास पोर्स होते हैं, और इन पोर में भरी होती है एयर, ठीक है, इनमें भरी होती है एयर, रूम टेम्परेचर पे एयर भरी हुई है इसके अंदर। जैसे ही हम उसको कंप्रेस करते हैं, वो एयर एक्सपेल आउट होती है, तो वो कंप्रेस हो जाती है। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, फिर से एयर भर गई उनके पास, फिर दबाएंगे, फिर से वो एक्सपेल आउट होगी, फिर कंप्रेस हो जाएगी। तो वो होल्स की वजह से वो हमें उसकी कंप्रेसिबिलिटी आ रही है, क्योंकि इसमें एयर भरी हुई है। अगर होल्स ही ना होते, एयर जाती ही नहीं, तो वो भी कंप्रेस नहीं होता। तो कोई पूछे क्या स्पंज सॉलिड है? बिल्कुल सॉलिड है, 100% सॉलिड है। तो कंप्रेस क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके पास बहुत ही टाइनी माइन्यूट होल्स है जिनके अंदर एयर भरी हुई है। जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे, एयर क्या करेगी? एयर एक्सपेल आउट हो जाएगी, स्पेल आउट हो जाएगी, और उसको कंप्रेसिबल बना देगा। ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, हर बार मिलेंगे स्कूल में, घुमा फिरा के यही आपको बार बार पूछे जाएंगे। अगर सॉलिड से कोई सवाल बनते हैं तो इस टाइप से बनते हैं चैप्टर में। नोट डाउन करो, मैंने जानबूझ के देखो डिटेलिंग आपके लिए रखी है, आप खुद लिखना सीखो। अगर मैं पूरा छपा छपाया नोट्स दे दूंगी तो उसे आप नहीं सीख पाओगे। आप खुद चीज़ों को समझो, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, वो ज़्यादा वो देर तक याद रहेगी। तो नोट डाउन करना चलते हैं, चलो चलते हैं, लिक्विड की बात करते हैं। सबसे पहले पहले की तरह इसका डायग्राम बना लेते हैं फिर से, ठीक है, आ जाओ। मान लीजिए एक लिक्विड है, उसके अंदर पार्टिकल्स का डायग्राम। आधी चीजें तो अब आप यहीं से बता सकते हो मुझे, मुझे ज्यादा चीजें दिमाग भी नहीं लगानी पड़ेगी, आप मेरी हेल्प खुद कर पाओगे। देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैंने बना दिया है। शेप की बात करूं, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, बॉटल में रखो बॉटल जैसा, ग्लास में रखो ग्लास जैसा, जार में रखो जार जैसा, पतीले में रखो पतीले जैसा। तो शेप तो फिक्स है नहीं भाई साहब की, नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड, ठीक है। वॉल्यूम की बात करूं, बच्चा कह रहा है नॉट फिक्स्ड, कितने लोग सहमत है इस बात से? तो सिद्धांत सहमत है इस बात से कि तुम सहमत नहीं हो? फिक्स्ड, कोई एक एग्जांपल देके बता दो फिक्स्ड है, एनीवन, कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, एक एग्जांपल। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छे से समझाओ इसको। मार्केट से ले आओ 400 ml की बोतल, उसमें 400 ml ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। 1 लीटर की लाओ, वॉल्यूम फिक्स्ड है। आप नाप लो, 20 ml नाप लो, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अलग अलग शेप के अलग अलग वॉल्यूम के बॉटल्स मिल रहे हैं मार्केट में। किसी को बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक पीनी है 2 लीटर वाली, तो वो 2 लीटर वाली ले आएगा भाई। किसी को छोटा वाला पीना है 250 ml का, ये छोटा वाला दे दे भाई। सबके वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप फिक्स नहीं है। अलग अलग बॉटल के शेप्स हैं, अलग अलग शेप के अलग अलग तरीके से मुझे दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम सबकी फिक्स्ड है। तुम जो वो जो बताना चाहे उसको मैंने समझ लिया। तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। लिक्विड की वॉल्यूम कैसी है भाई? फिक्स्ड है। डेंसिटी की बात करूं, एज कंपेयर टू सॉलिड इसकी डेंसिटी ठीक ठाक है, सॉलिड की तुलना में कम है, तो हम लिख सकते हैं मॉडरेट है। ठीक है, सॉलिड की हाई है और इसकी डेंसिटी हम मॉडरेट लिख देते हैं, ठीक ठाक है। ये बीच वाला है, ठीक है, ये बीच वाला है ना, सॉलिड ये बीच में आता है लिक्विड कहीं। टाइप की बात करते हैं, ये तो रिजिड है ही नहीं, ये तो रिजिड है ही नहीं भाई। किस टाइप में रखेंगे? हमारा लिक्विड फ्लो कर सकता है, फ्लूइड है। ग्लास लूं, नीचे डाल दूं, पानी फ्लूइड है, बहना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो टाइप लिखूंगी ये फ्लूइड है। कंप्रेसिबिलिटी, कहाँ कंप्रेस कर सकते? नहीं कर सकते, तो नेग्लिजिबल। तीन आप खुद से बताएंगे जल्दी जल्दी। स्पेसेस की बात करूं, एज कंपेयर टू सॉलिड स्पेसेस है इनके अंदर, मॉडरेट स्पेसेस, बहुत बढ़िया, मॉडरेट स्पेसेस है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो भी मॉडरेट है, वो भी मॉडरेट है, ठीक ठाक है। बोला तो ये बीच का इंसान है, ठीक है ना, इधर का ना उधर का। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग को आइडिया लग गया कि किस वे में हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी भाई मॉडरेट है। जल्दी से नोट डाउन करिए, करिए, लास्ट गैसेस बच जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखिए सारे पॉइंट्स, फिर गैस की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉलिड कर लिया, लिक्विड कर लिया, लास्ट गैसेस। सबसे पहले बना दूं, फिर वही। ठीक है, डायग्राम बना दिया मैंने एक। चलो फिर वही, शेप की बात करूं ना, शेप फिक्स्ड है भाई साहब का, ना वॉल्यूम फिक्स है इनका, इनका कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम में भी नॉट फिक्स्ड। डेंसिटी की बात करूं, बहुत ही मिनिमम, सॉलिड की सबसे मैक्सिमम, मॉडरेट, और इनकी कैसी है? मिनिमम। टाइप की बात करूं, बेटा गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, गैसेस भी फ्लो कर सकते हो, हमारे अगल बगल गैसेस ही फ्लो ही तो कर रही है, मूव ही तो कर रही है, तो ये भी टाइप में कैसा आएगा? फ्लूइड में ही आएगा। तो बच्चे पता है अक्सर क्या गलती करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लूइड, तो बच्चे सिर्फ लिक्विड को टिक करके आते हैं। लिक्विड एंड गैसेस बोथ, दोनों ही फ्लूइड है। कंप्रेसिबिलिटी, ये कोई बताएगा? गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी को कोई बताएगा मेरे को? हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है हमारी गैसेस। कैसे मैम? अब ऐसे आप रिलेट करोगे, घरों में देखा होगा एलपीजी सिलेंडर, गाड़ियों में लगते हैं सीएनजी, सबके अंदर क्या भरी हुई है? वो गैसेज ही तो कंप्रेस करके भरी हुई है। हॉस्पिटल्स में अभी कोरोना के टाइम पे उस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो इतनी क्राइसिस हो गई, वो सारा किस पे बेस्ड है? वो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी पे ही तो बेस्ड है वो सारी चीजें। तो गैसेस के अंदर लिखेंगे दे आर हाईली कंप्रेसिबल। यहां से 2 नंबर का सवाल आता है कि हाउ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज यूजफुल टू अस। आप बता दोगे हाईली कंप्रेसिबल है, और एग्जांपल में जो मैंने दिया एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन सिलेंडर, सबके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं आगे लिख भी देती हूँ, एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ठीक है, ठीक है। स्पेसेस की बातें बातें करूं, मैक्सिमम बहुत जगह है भाई, इनकी मन मर्जी है, कहीं भी घूम सकते हैं ये। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने दूर दूर है तो मिनिमम, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। नाउ वी आर डन विथ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, एक स्टडी कर ली तीनों को, इसी
फॉर्मेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड मुझे देना, एक सेकंड लिखना रोकना, एक सेकंड के लिए लिखना रोकना। अब फिर वही जो मैंने आपसे बोला था, जल्दी से यहाँ आ जाओ, इसको भी एक्सप्लेन कर दो, फिर नोट डाउन का काम करना। अब मेरे को बताओ कि हम वाटर और एयर में हाथ इतनी इजीली क्यों मूव कर पाते हैं और सॉलिड के अंदर नहीं कर पाते, ठीक है। बोलो बोलो जल्दी से बोलो। और कोई किसी ने हाथ उठाया था? स्पेसेस कम है, और किसी ने? यही सारे सवाल आपसे भी मिलेंगे मुझे। वाटर और एयर के अंदर क्या है भाई, स्पेसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा है इनके अंदर, बहुत बहुत कम है, मैं इजीली मूव कर सकती हूँ, जगह ही जगह है। लेकिन सॉलिड की बात करूँ, टाइटली पैक्ड है सारे स्ट्रक्चर्स, स्पेसेस ही कम है, हाथ मूव करूंगी तो मुझे ही चोट लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क होगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर लाओगे इसको, ठीक है, कि हम वाटर और एयर में कैसे हाथ मूव कर सकते हैं और प्लैंक ऑफ वुड में नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज और है, एक चीज और है, ये करा दो फिर नया करेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में ये देखना ध्यान से, ठीक है। एक सवाल यहाँ से आता है, इसलिए मान लीजिए कि ये कोई ऐसा क्लोज कंटेनर है, ठीक है। या आप मान लीजिए घर का एलपीजी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बनाया नहीं, बट ऐसा ये रहे आपके गैसेस के पार्टिकल्स, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके अंदर मैंने कंप्रेस करके रखा हुआ है। अब इन पार्टिकल्स की तो आंखें हैं नहीं बेटा, ये क्या करेंगे, इनकी आदत तो मूव करने की है, ये तो मूव करना शुरू करेंगे। ये रैंडमली कभी खुद इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, कभी इससे टकराएंगे, कभी ये इससे टकराएगा, आंखें तो है नहीं, ये रैंडम मोशन होगा इनके अंदर। और इसी रैंडम मोशन की वजह से कभी कभी इस कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे, कभी कभी ये सारे पार्टिकल्स इन कंटेनर की वॉल्स पे भी टकराएंगे। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाई गैसेज हिट ईच अदर एज वेल एज ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बिकॉज गैसेस के पार्टिकल्स के पास स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मोशन ज़्यादा है उनके पास। तो वो क्या करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, और रैंडमली मूव करते हैं तो वो जिस वॉल जिस कंटेनर में रखा जाता है उस पर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अपनी लैंग्वेज में आप जो मैंने ऊपर लिखा आप उसको लिख सकते हैं, देखो लिखा है, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस दे हिट ईच अदर एज वेल एज द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, thereby exerting pressure on the walls of container। क्योंकि स्पेस ज्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, हैफेजर्ड मैनर में मूव कर रहा है, इधर उधर रैंडम मोशन मूव कर रहा है, तो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। लिखिए इतना, फिर आगे चलेंगे। देखो तीनों की स्टडी करने के बाद दो चीजें और बता रही हूँ, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए। कोई भी कंपटीशन देने जाओगे वहाँ पे इस पे सवाल आपको मिलेगा, लेकिन कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है क्लास 9th में इन चीज़ों पे, ठीक है। अभी तक सारे लोगों ने सुना होगा कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। पढ़ते भी यही है, इनफैक्ट सच बताऊं आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, तो यही पढ़ोगे, पूरे 12th तक की यही पढ़ाई है आपको, इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ना है, काफ़ी सारा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। मैटर की 2 स्टेट्स और हैं, वो आर्टिफिशियली बनाई गई स्टेट्स हैं, ठीक है। मैटर की 2 स्टेट्स और हैं, फोर्थ स्टेट और फिफ्थ स्टेट। क्यों पढ़ना है मैम, हमें एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आपको कभी एनटीएससी ओलंपियाड देते हो तो उसमें तो सब कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, तो वहाँ कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए ये कॉपी में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो नोट करके क्लास में लिख लेंगे तो वो उसके लिए क्लियर है आपको। जब भी कोई चैप्टर में ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मुझे पता है कि ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये आ सकता है ओलंपियाड्स में, मैं ऑलरेडी वो आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। मैटर की फोर्थ स्टेट, मैटर की फोर्थ स्टेट जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये बायो वाला प्लाज्मा नहीं है, ये मैटर की चौथी स्टेट है। ये है क्या सुनो, ठीक है, स्टार्स और सन की, सन में है ये, ठीक है, हमारे अगल बगल नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन होता ये नेचुरली स्टार और सन्स के अंदर है। इतना हाई टेम्परेचर है ना सन में, स्टार में, कि इतने हाई टेम्परेचर की वजह से वो भी तो मैटर है, उनके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आयन्स है, देखो इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको मोशन में बताया था उस दिन, मैंने आपको उस दिन इलेक्ट्रॉन्स बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर घूमते रहते हैं, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको मोशन में। तो स्टार्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जो हाई टेम्परेचर है ना, उसकी वजह से उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, अभी देखो आपको आयंस नहीं पता है, वो अभी आपको पता भी नहीं होगा जब तक आप केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर नहीं पढ़ोगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर हम आयंस पढ़ेंगे। अभी बस मेरी बात मान लो, सुन लो बस एक तरीके से,
कि स्टार्स के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, कितने ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है और आयंस है वो ब्रेक डाउन होते हैं, और यही जब ब्रेक डाउन होते हैं इन्हीं का जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इन्हें ही हम प्लाज्मा बोलते हैं, इन्हें ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये मिलेगा कैसे एमसीक्यू में, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस प्लाज्मा, मैटर की फोर्थ स्टेट है। मैं फिर से रीड करती हूँ, देखो रीड करूंगी तो समझ में आएगा। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अब टेंशन नहीं लेना कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आयंस क्या है, सारा पढ़ेंगे धीरे धीरे स्टेप वाइज, अभी मैं बता नहीं सकती क्योंकि हम अभी केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। आयंस केमिस्ट्री का तीसरे चैप्टर में, बड़ा इजी चीज है, समझ सब आ जाएगा, अभी बस सुन लो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है। प्लाज्मा इज कंसिडर द फोर्थ स्टेट ऑफ ए मैटर। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स, इनसाइड द स्टार्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द स्टार्स the temperature is so high that the atoms break down। उसके अंदर जो एटम्स हैं, बना तो पार्टिकल्स से है ना, वो भी वही तो एटम्स है, वो ब्रेक डाउन होगा एंड द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन आर कॉल्ड प्लाज्मा। और इसी की वजह से ये जो है ना प्लाज्मा, ये जो मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन की आयन से, इसी की वजह से हमारा स्टार के अंदर हमें ग्लो देखने को मिलता है। दे स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर की वजह से बना हुआ है। तो बस आपके एक थोड़ा सा डिटेल नहीं है, बस इतना ही है आपके पार्ट में जो आपको जानना जरूरी है फॉर क्लास 9। एक और है लास्ट, मैटर की फिफ्थ स्टेट है, ये मैटर की फिफ्थ स्टेट है। नाम बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है इनका, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, शॉर्ट में लोग इसको बोलते हैं BEC, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो महान लोगों ने इन्हें ढूंढा है, दो साइंटिस्ट का ये कंट्रीब्यूशन है, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था, इन्हें लैब में बनाया गया था। एक तो थे सत्येंद्रनाथ बोस, तो उनके बोस से ये नाम पड़, उन्होंने अपने नाम पे ही दे दिया, और एक थे हमारे फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, इन दोनों ने साथ ही साथ इस पे काम किया था। इन्होंने क्या किया, जहाँ पे ये सेटअप किया होगा ये बनाने का, देखो आर्टिफिशियली प्रिपेयर है, ऐसे नेचुरली प्लाज्मा तो मिल रहा है स्टार्स में, ठीक है, आप बना भी सकते हो लैब में, अब ये नहीं कि मैं गई और बना दिया, ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको बनाया है उन्होंने लैब में, क्या किया, कुछ गैसेस ली अलग अलग टाइप की, और ये गैसेस कोई ऐसी वैसी गैसेस नहीं, ये वैसी गैसेस हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत अलग तरीके से बनाए। ऐसी गैसेस उठाई जिनकी डेंसिटी कैसी है, बहुत कम है, बहुत लो डेंसिटी वाली गैसेस को उठाई और उसको बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे ले गए, मतलब बिल्कुल सुपर कूल टेम्परेचर, उनको इतनी कम डेंसिटी वाली गैसेस को उठाया और इतने लो टेम्परेचर पे रखा उनको, और तब जाके एक स्टेट उनको मिली जिसका नाम उन्होंने दे दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, देखो ये तो उनकी बात है, बट दिस वाज एक्चुअली शोन टू एग्जिस्ट बाय 3 अमेरिकन साइंटिस्ट। ये हटाओ, ये लाइन देखो, बाय कूलिंग सर्टन गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू अ वेरी लो टेम्परेचर कॉल्ड सुपर लो टेम्परेचर, तब जाके हमें एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलेगा जिसे हम BEC बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, देखो सम करती हूँ, प्लाज्मा नेचुरली स्टार्स में मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ग्लो में मदद कर रहा है, और वो हाई टेम्परेचर की वजह से टूट रहा है, हाई टेम्परेचर है, एटम्स टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये गैसेस से बन रहा है, लो डेंसिटी वाले गैसेस को बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखा है, तब जाके बनेगा। ठीक है जी, बस थोड़ा सा ये रटने वाला पार्ट है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो आप क्या कीजिए, बस मेरी लाइन, बस मेरी बात सुनो, प्लाज्मा लिखो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो लाइन मैंने इससे स्टार किया हुआ है ना, देखो जो मैंने ऐसे येलो से किया हुआ है, प्लीज ये वाली लाइन आप बॉक्स बना के रख लो कि कोई भी आप कोई पेपर देने जाओ, कोई ओलंपियाड वगैरह देने जाओ तो आपको पता हो एक बार ये। चले आ जाओ, छोटा सा टॉपिक और है, मैंने आपको जैसे बताया सब कुछ अलग अलग सा लग रहा होगा, देखो सारी चीजें ना अपने से थोड़ी अलग अलग चल रही है। पहले मैटर पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया पार्टिकल्स के, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, मैटर के फोर्थ और फिफ्थ स्टेट्स को भी पढ़ लिया, ठीक है, गैसेस के बारे में भी पढ़ लिया, टेम्परेचर के रिलेटेड कुछ चीजें हैं। क्या है भाई, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक बार बताओ, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, वही सारी चीजें हैं। बस एक चीज और है, जो रिलेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा यहाँ भी वही रिलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर भी। मैं 3 स्केल बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है, मैं 3 स्केल बना के आपको दिखाती हूँ। एक अच्छा सा ये ले लेते हैं यार, ठीक है, मैं 3 स्केल बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक है,
ये मान लो आप, ये मान लो, इसको कवर कर दो यार, ठीक है। एक और बनाती हूँ। तीन बना रही हूँ तो एक और बना दूँ। हाँ, एक थोड़ी पतली होगी, बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, ये मान लो 3 स्केल है, ठीक है। देखो, पहली वाली सेल्सियस स्केल है, ठीक है। पहली वाली सेल्सियस स्केल है, दूसरी वाली केल्विन, नीचे लिख या ऊपर लिख देती हूँ, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। पहली वाली जो है मेरी सेल्सियस स्केल है, दूसरी वाली मेरी फॉरेन हाइट लिख देती हूँ, फॉरेन एच एफ एफ ए एच आर ई एन HEIT, दूसरी वाली फॉरेन हाइट है, और तीसरी वाली जो ये वाली है, ये मेरी केल्विन स्केल है, ठीक है। अब देखो, इस पे कुछ मार्किंग्स होती है बेटा, ठीक है। इस पे कुछ मार्किंग होती है। जो सेल्सियस स्केल है, ये 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, और लास्ट ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। और लास्ट ये होता है बच्चा, एक सेकेंड, ठीक है, और लास्ट ये होता है, क्या हो रहा है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। फॉरेनहाइट जो होता है, ये इसकी शुरुआत होती है बेटा 32 डिग्री फॉरेनहाइट से, और लास्ट ये इसकी जो लास्ट एंडिंग होती है, जो मार्किंग की, वो होती है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। केल्विन जो है, इसकी आपकी शुरुआत होती है 273 केल्विन से, और लास्ट जो इसकी एंडिंग होती है वो होती है 373 केल्विन, ठीक है। मैंने एक स्केल बनाया हुआ है, केल्विन स्केल, फॉरेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल, ठीक है। केल्विन जो है वो सबसे एसआई यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एसआई यूनिट मैंने डिस्कस किया है मोशन चैप्टर में, तो केल्विन को एसआई यूनिट मानते हैं टेम्परेचरों में। लेकिन जो नॉर्मल हम बातें करते हैं ना बेटा, वो सेल्सियस में करते हैं। आप कभी थोड़ी ना बोलते हो कि मैम आज 34 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर है, ऐसे हम कभी बातें नहीं करते। हम बातें करते हैं मैम आज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आज 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यार, ऐसी बातें करते हैं हम। नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में सेल्सियस से ज़्यादा रिलेट करते हैं। ऑल दो इसकी ऐसा यूनिट केल्विन की होती है टेम्परेचर्स की, लेकिन हम बातें सेल्सियस में करते हैं। एक चीज और लिख दे, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है बेटा? ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कह लो, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी और भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये 0 डिग्री है, और 100 डिग्री क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। क्यों बता रही हूँ मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कभी मिले कि फॉरेन हाइट में बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, या फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना है, या बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो जैसे सेल्सियस पे 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वही फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वैसे ही फॉरेन हाइट में वो कितना होगा? 32 डिग्री फॉरेनहाइट। वही केल्विन में कितना होगा? 273 फॉरेनहाइट। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में है, तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट वो फॉरेनहाइट में होगा बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही केल्विन में 373 केल्विन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी केल्विन स्केल। एक रेफरेंस के लिए याद रखना एमसीक्यू में। बाकी आपको सिर्फ केल्विन और सेल्सियस का एक रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बातें सेल्सियस में करते हैं। तो एक छोटा सा रिलेशन, ऑलरेडी सारे लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, ये वाला रिलेशन। अगर आपके पास कोई टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है, या मान लो सॉरी सेल्सियस में है, उसको केल्विन में बनाने का तरीका, उसमें 273 प्लस कर दो। जैसे मैं बोलूं कि 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करो, तो कैसे चेंज करेंगे? उसमें 273 प्लस कर देंगे। तो अगर 273 प्लस 30 कितना हो गया? 273। मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, मुझे 273 प्लस 30 डिग्री इन सेल्सियस, तो ये मेरा हो गया केल्विन में 303 केल्विन। बस इतना आपको रिलेशन पता होना चाहिए बच्चा लोग, कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलना है। और अगर टेम्परेचर केल्विन में गिवन हो तो सेल्सियस में कर लोगे, 273 से माइनस कर दोगे। बस ये रिलेशन आपको फॉर क्लास 9th, ये वाली रिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है।
फ़ारेनहाइट वाली रिलेशन हमारे छोटी क्लासेस में होती है, मुझे पता है छोटी में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन नाइन्थ में ये नहीं है, नाइन्थ में सिर्फ सेल्सियस और केल्विन का है। ठीक है जी। तो एक काम कीजिए, जल्दी से ये जो स्केल बनाई है वो आपने रेफरेंस के लिए बना लीजिए, और ये रिलेशन लिख के खत्म कीजिए, और आपको कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, ये फ़ारेनहाइट स्केल ये कुछ नहीं, तीनों स्केल बनाइए और जल्दी से ये रिलेशन लिख के इसको एंड कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस इतना याद रखो, आज की क्लास लास्ट में जो एंड कर रही हूँ वो तो मैंने टेम्परेचर तक कर लिया, काफ़ी कुछ कवर कर लिया, इतना कर लिया कि आपकी यूटी में इस जो भी आएगा वो इससे पहले पहले का ही आएगा, इससे बाद का नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगी वो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस सब कुछ पढ़ लिया, अब उनको चेंज को पढ़ना है दो तरीकों से, टेम्परेचर के चेंज के साथ और प्रेशर के चेंज के साथ। तो आज की क्लास सिर्फ टेम्परेचर पे मैं एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में चाहो तो हेडिंग डाल के छोड़ दो, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट इन मैटर या ऑफ मैटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।